वो आज हम देखेंगे बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना। ठीक है ना। और इससे पहले एक चीज और ध्यान में रखिए कि बेंथम ने, जैसे कल अपन ने बात की थी कि जो एक आनंद मापक प्रणाली यंत्र जो बेंथम ने बताया था, तो उसी तरीके से बेंथम बताता है कि सुख और दुख हैं, उन पर कुछ अन्य प्रभाव भी पड़ते हैं। उस सुखवादी मापक यंत्र में उन्होंने कुछ चीजें और भी कही है कि भाई इन चीजों को भी किसी व्यक्ति, क्योंकि उसने माना है कि सुख और जो दुख होते हैं इनमें मुख्य रूप से भावनाओं की बड़ी भूमिका होती है कि व्यक्ति में संवेदना किस तरह की है। और उसका ही मानना है कि संवेदनाओं को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जिनके आधार पर व्यक्ति सुख और दुख की अनुभूति अलग अलग करता है। तो उन चीजों को भी जब सुख मापक यंत्र हैं उनमें विशेष रूप से ध्यान रखने की बात बेंथम कहता है। ठीक है ना। उसका मानना है कि मतलब कहने का ये सीधा सा अर्थ है कि बेंथम का यह भी मानना है कि जिन आधारों पे अपन ने सुख और दुख को काउंट कर रहे हैं उनमें एक चीज और देखनी है। उसमें उसने लगभग 32 प्रकार की बातें बताई है कि उनको ध्यान में रखते हुए भी हमें ये ध्यान में रखना है, क्योंकि उसका मानना है कि सुख और दुख की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होती है। उसका यह मानना है कि सुख और दुख की अनुभूति में कई विशेष जो चीजों का प्रभाव पड़ता है, जैसे आयु। आयु यदि कम आयु का व्यक्ति है उसमें दुख को सहन करने की क्षमताएं ज्यादा होती है, या किसी विशेष व्यक्ति जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति है उनमें, और अन्य आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो कह रहे हैं कि ये चीजें थोड़ी कम होती जाती है। तो इस तरीके से उनका मानना है कि आयु है वो व्यक्ति के सुख और दुख को प्रभावित करती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य है वो सुख और दुख को प्रभावित करता है। एक मनुष्य स्वस्थ है, एक मनुष्य अस्वस्थ है। तो स्वस्थ मनुष्य है वो हर वस्तु को अधिक सुखी महसूस करता है। जब मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति है वो यदि मिठाई का सेवन करता है तो उसको सुख अधिक प्राप्त हो रहा है, लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति है उसको आप वही मिठाई दे रहे हैं, वही वो भोजन कर रहा है, लेकिन वह उसके सुख की मात्रा उस अस्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में काफी कम होगी। ठीक है ना। तो स्वस्थ व्यक्ति है वो विभिन्न जो कार्य हैं, जो भी क्रियाकलाप वह करेगा उनमें वह आनंद की अनुभूति ज्यादा करता है। लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति है तो ये भी देखना होगा कि जब आप सुख मापी यंत्र में जब सुख और दुख का काउंटिंग कर रहे हैं, माप कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि व्यक्ति की आयु क्या है। व्यक्ति का बेंथम के अनुसार ये उसने लगभग 32 प्रकार के अपने जो मानदंड है वो दिए हैं, जिनमें स्वास्थ्य की बात वह करता है। इसी तरीके से वह मानता है कि हर व्यक्ति की जो मानसिक शक्ति होती है, जो मेंटल पावर है, वो सबकी अलग अलग होती है। कुछ लोग उनकी सहन शक्ति कम होती है, कुछ की सहन शक्ति ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा सोचते हैं, कुछ कम सोचते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि कुछ व्यक्ति है वो जिनकी माइंड पावर बहुत ज़्यादा है उनको सुख लंबे समय तक वो स्थायी रहता है, जबकि कुछ लोग हैं वो सुख और दुख है उनको उनकी जो माइंड पावर यदि कमज़ोर है तो उस स्थिति में जल्दी व्यक्ति दुखी हो जाएगा और जल्दी व्यक्ति सुखी होगा फिर वो तुरंत दुखी हो जाएगा। तो ये जो वेरिएशन है ये मेंटल पावर पे डिपेंड करता है, ऐसा बेंथम का मानना है। तो माप करते समय वो कहता है कि इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति है वो कैसी है, उसका सामाजिक स्तर जो अपने आप को मानता है, कहाँ उसने अपने आप को फिक्स कर रखा है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका सुख और दुख है वो किस प्रकार का है। ऐसे ही उसकी आर्थिक स्थिति भी उससे प्रभावित करती है कि उसमें सुख और दुख, क्योंकि एक घटना मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक अरबपति व्यक्ति है और एक मान लीजिए बिल्कुल ही निर्धन व्यक्ति है। तो अरबपति व्यक्ति है उसको आप मान लीजिए उसके महीने के आपने 10,000 रुपये और बढ़ा दिए तो शायद इसको कोई बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसे वो पहले से ही उसके सुख में या पहले से उसके पास खूब संपत्ति है, आर्थिक स्तर उसका बहुत ऊपर है। तो एक अरबपति व्यक्ति को यदि आप जिसकी अरबों में इनकम है उसके यदि आप महीने के 10,000, 15,000, 20,000 बढ़ा दें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मतलब उसके सुख में कोई बहुत बड़ा अंतर उसको महसूस नहीं करेगा। लेकिन एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति है जो दोनों समय के खाने के लिए भी बड़ा मुश्किल से आर्थिक जो संसाधन जुटा पाता है, उसको यदि आप महीने के 20,000 एकदम से बढ़ा दें तो वो अपने आप को अत्यधिक सुखी महसूस करेगा। तो घटना एक ही है लेकिन दो व्यक्तियों का आर्थिक स्तर है, उसके आधार पर उनको सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो ये चीज़ भी उसको प्रभावित करती है। इसी तरीके से व्यक्ति की जो एजुकेशन है, किस चीज़ का ज्ञान यदि उसको है तो व्यक्ति सुख और दुख को अलग अलग तरीके से महसूस करता है। तो खैर ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है जो बेंथम ने बताई है कि
जो सुख और दुख का जब हम मापन करें तो उसके स्रोत देखें, उसके बाद में उस सुख यंत्र की जो आपने कल जो देखी थी, जो 7 प्रकार उसने बताए थे, तीव्रता, विस्तार वगैरह, उन सब के और उन सब का किस आधार पे तो कह रहा है कि ये संवेदनाओं के आधार भी वह बताता है। तो ये इस प्रकार से उसने एक बेंथम ने अपना उपयोगितावादी सिद्धांत दिया है और उसने माना है कि इन सारे आधारों पे राज्य को वह कार्य करना चाहिए जिसमें अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान कर सके, या अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख जिस कार्य से मिलता हो उस कार्य को उचित और न्यायपूर्ण बेंथम मानता है, और ये कह रहा है कि उसी के अकॉर्डिंग विधि का निर्माण राज्य को करना चाहिए। ठीक है, तो ये था उपयोगितावादी सिद्धांत। अब हम बात करते हैं उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना की। उपयोगितावादी सिद्धांत है, इसको बहुत से आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया है। यहाँ तक कि अपन ने पहले देखा था कि जब मिल पढ़ा था, हमने देखा था स्वयं मिल जो कि बेंथम का ही शिष्य भी था, जिसने बेंथम के पास रहकर उनके सानिध्य में कई अवधारणाओं का ज्ञान प्राप्त किया, वह स्वयं भी बेंथम के सुखवादी सिद्धांत से सहमत नहीं था। ठीक है, तो बेंथम का जो सुखवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की जाती है। तो आज हम देखते हैं कि किन किन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है, तो इनको भी आप अलग से देखिएगा। पूरा प्रश्न जब हम करते हैं तो आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना होगा। तो बेंथम के उपयोगितावाद की विचारधाराएं जो हमने पूर्व में 2 वीडियोज में बनाई है, उसके बाद में हम बात करते हैं बेंथम की आलोचना की, जो हम नेक्स्ट आज 2 वीडियो में इसको तैयार करेंगे। तो बेंथम के उपयोगितावाद की जो आलोचना की जाती है, वह सबसे पहला जो बिंदु है वह इस आधार पर आलोचना की जाती है कि सुखों में मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भेद होता है। कोई भी सुख है उसमें, जैसा कि बेंथम कहता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है, हम केवल इतना बता सकते हैं, इसी आधार पे हम तुलना कर सकते हैं कि सुख कम मिला है या ज्यादा मिला है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि सुख इस आधार पर डिपेंड करता है कि सुख है वह श्रेष्ठ है या निम्न कोटि का सुख है। यदि निम्न कोटि का सुख है तो उस सुख की तुलना आप श्रेष्ठ कोटि के सुख से नहीं कर सकते हैं, ऐसा आलोचक मानते हैं। स्वयं मिल भी कहता है कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब संतुष्टि और असंतुष्टि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम असंतुष्ट यदि मनुष्य हैं तो भी एक पशु की तुलना में व्यक्ति असंतुष्ट मनुष्य बनना ज्यादा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में यहाँ श्रेष्ठ हमने किसको मान रखा है कि प्रकृति में एक श्रेष्ठ जो प्रवृत्ति है, श्रेष्ठ प्रकृति है, वो किसकी है? मानव की है। इसलिए व्यक्ति मानव होना अधिक पसंद करेगा। तो इस आधार पे जो बेंथम है, इसके सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ठीक है ना भाई, जैसे एक व्यक्ति शराब पी रहा है तो शराब पीने से भी एक व्यक्ति को सुख मिलता है, और एक व्यक्ति है वो मान लीजिए उच्च कोटि के साहित्य को सुन रहा है, इसका श्रवण कर रहा है, उसमें भी उसको, अब ये दोनों प्रकार के जो सुख हैं, ये आलोचक ये कहते हैं कि यह निम्न कोटि का सुख है, यह उच्च कोटि का सुख है। इस सुख के साथ इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। गुणात्मक दृष्टि से इतना उच्च है कि हम इसे इस सुख की तुलना में, और आप देखते भी समाज मान्यता भी इन्हीं को देता है। जब हम आप देखिए कि बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई अच्छे काम जब व्यक्ति करता है और उसकी मृत्यु होती है, और एक सामान्य व्यक्ति जैसे मान लीजिए बुरा काम कर रहा है, चाहे उसने जिंदगी भर सुख भोगे हों, लेकिन जब सामाजिक प्रशंसा की बात आती है, सामाजिक सम्मान की बात आती है, तो हमेशा उन व्यक्तियों को अत्यधिक सम्मान पूरा समाज देता है जिन्होंने उच्च कोटि के कार्य किए हैं। ठीक है, तो जीवन काल में भी उनको उच्च कोटि के कार्यों को समाज द्वारा सराहना की जाती है, और उनके जाने के बाद में भी समाज हमेशा उनके उच्च कोटि के कार्यों के आधार पर लोग उनका मूल्यांकन करते हैं और उनको नमन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। ठीक है, तो सामाजिक जो सहमति है, समाज भी जो मान्यता प्रदान करता है, वो किसको करता है? कार्य की श्रेष्ठता के आधार पर। चाहे एक व्यक्ति ने जीवन भर सुख लिया हो और एक व्यक्ति जीवन भर दुखी रहा हो,
ठीक है। लेकिन जब काम जो मतलब तकलीफें पाते रहा हो, सामान्यतः हमने देखे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जीवन भर तकलीफें पाई है, लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के भले के लिए, समाज में सुधार के लिए। तो इस कारण उन व्यक्तियों को आज भी हम पूजनीय मानते हैं, आज भी समाज उनका सम्मान करता है। तो गुणों का जो अंतर है वो श्रेष्ठता और निम्नता के आधार पर किया जा सकता है, न कि मात्रा के आधार पर। ठीक है, जैसा कि बेंथम बताता है। तो इस आधार पे बेंथम की आलोचना की जाती है। तो पहली आलोचना आप बताएंगे कि बेंथम जो सुखों का केवल मात्रात्मक मानदंड ही स्वीकार करता है, लोग या आलोचक हैं वो इससे असहमत हैं, वह मात्रात्मक स्थान पर सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करते हैं। पहला बिंदु, पहली आलोचना इस आधार पर हम कर सकते हैं। दूसरी जो आलोचना है वो इस आधार पर की जाती है कि बेंथम का राज्यों की विधि निर्माण के संदर्भ में उसने एक ही मंत्र दिया है जो हचेसन का वाक्यांश था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है, लेकिन आलोचक इसे भी स्वीकार नहीं करते। अधिकतम व्यक्तियों का जो अधिकतम सुख का वाक्यांश है, इसको आलोचक स्वीकार नहीं करते। आलोचकों का ये मानना है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है वो लोकतंत्र की अवधारणा के विपरीत है, क्योंकि लोकतंत्र है वो सबकी स्वतंत्रता का सम्मान करती है, हर व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करती है। लोकतंत्र समानता की बात करती है, जिसमें सब व्यक्ति हैं वो समान सुविधाएं लें, सब व्यक्ति हैं उनके समान हितों का संवर्धन या संरक्षण किया जाए। लेकिन जब बेंथम कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, तो एक तरीके से इसमें कहीं ना कहीं बहुमत जो है उसका एक अत्याचार दिखाई देता है कि केवल यदि इस चीज को आधार बनाकर यदि विधियों का निर्माण किया गया तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं, जिन व्यक्तियों की संख्या कम है, फिर उनके हितों का संवर्धन कैसे होगा? उनके जो हित हैं उनका कुठाराघात लगभग इनमें संभावनाएं बनी रहेंगी। तो इस दृष्टिकोण से भी केवल अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए यदि सारे कानून बनाए जाएं तो बाकी जो लोग बचे हैं जिनकी संख्या कम है, उनके समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय जैसे जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इस दृष्टि से भी इनकी आलोचना, बेंथम के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अगली जो आलोचना ये की जाती है वो ये है कि बेंथम का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत मौलिक नहीं है। बेंथम ने कोई अपने मौलिकता का इसमें अभाव, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने स्वयं अपने ज्ञान से कोई सृजन किया हो नया, उसने पूर्व में जो बिखरा हुआ था सिद्धांत, जैसे आपने 3-4 चीज आपने देखी थी कि जो प्राचीन यूनानी विचारक थे उनमें बहुत से विचारक थे जो सुखवाद की बात करते थे, जो मानते थे कि व्यक्ति के जीवन में सुख एक इंपॉर्टेंट चीज है और राज्य को व्यक्ति के सुखों को ध्यान में रखते हुए ही अपने कानूनों का जो निर्माण है वो करना चाहिए, वैसे कार्य करने चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने बहुत से विचारक ऐसे प्राचीन यूनानी जिन्होंने व्यक्तिगत जीवन में सुख की अवधारणा को स्वीकार किया है। उसके बाद में जो एपिक्यूरस थ्योरी है ये भी सुखवाद की बात करती है। उसके बाद में हचेसन जैसे जो विचारक हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सुखवादी विचारक, जो सुखवादी विचार जो बाद में उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है, ये विचार कोई नया विचार नहीं है, बल्कि बेंथम से पूर्व भी ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रचलित था। तो बेंथम ने केवल इस विचार को एक व्यवस्थित तरीके से और एक अपना कह सकते हैं आपकी इसको एक संहिताबद्ध करने तक का काम केवल बेंथम ने किया है, उसका मौलिक विचार उसे नहीं कहा जाता। तो जो आलोचक हैं वो उसकी इस आधार पर भी आलोचना करते हैं कि यह बेंथम का कोई मौलिक सृजित विचार नहीं था, बल्कि दूसरे विचारों से लिया गया उसका विचार था। ठीक है, चलिए अगली बात जो आती है, अगली जो आलोचना इसकी की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि बेंथम ने केवल राज्य को व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदान करने वाला साधन माना है। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन में केवल सुख प्रदान करने वाला साधन मानना यह भी
सही नहीं है, यह उचित नहीं है। इस आधार पर भी, क्योंकि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन राज्य के स्वयं के भी अपने उद्देश्य होते हैं। जब राज्य के उद्देश्य, जो बड़े उद्देश्य जिनको कहा गया है, जिनको सामूहिक हित है, तो कई बार राज्य के हितों के लिए या राज्य के सुखों में व्यक्ति का सुख भी निहित अपने आप हो जाता है। इसलिए जहां व्यक्ति राज्य की बात करता है, तो वहीं राज्य जो व्यक्ति है वो जब राज्य से सुखों की अपेक्षा करता है, तो राज्य भी व्यक्ति से अनेक प्रकार से त्याग की बात कहेगा ताकि राज्य का डेवलपमेंट हो। तो आदर्शवादी जो विचारक हैं वो इस थ्योरी से सहमत नहीं है बेंथम की। ठीक है, आदर्शवादी विचारक है वो राज्य को साध्य मानते हैं। जो ग्रीन वगैरह हैं ये कहते हैं कि राज्य अपने आप में साध्य है, और इस दृष्टिकोण से वो सहमत नहीं। उनका मानना है कि राज्य के अपने लक्ष्य होते हैं, राज्य का अपना एक व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति है वो, राज्य के लिए व्यक्ति को हमेशा त्याग परोपकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जबकि बेंथम है वो मानता था कि राज्य केवल एक साधन मात्र है, जो व्यक्तियों के जीवन को सुखी करने का एक यंत्र मात्र है। ठीक है, और उसका ये मानना है कि उसने ये बताया कि राज्य का एकमात्र उद्देश्य केवल अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना होना चाहिए। तो इस आधार पर भी आदर्शवादियों द्वारा बेंथम की आलोचना की जाती है। ठीक है, तो बाकी जो आलोचनाओं के जो नेक्स्ट बिंदु है वो हम अगले वीडियो है उसमें बात करेंगे।